जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव प्लूसेंट का केमिस्ट्री से 14वां अध्याय जो कि मानव निर्मित पदार्थ। तो दोस्तों अध्याय कौन सा है? 14वां है जो कि मानव निर्मित पदार्थ। तो इसमें दोस्तों हम प्रमुख विस्फोटक के संबंध में सबसे पहले जानेंगे। तो नाइट्रेट एस्टर का प्रयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों नाइट्रेट एस्टर जो है इसका प्रयोग विस्फोटक बनाने में होता है। कुछ महत्वपूर्ण विस्फोटक है ये जानते हैं, जैसे कि डायनामाइट। अगर हम बात करें दोस्तों डायनामाइट का, तो इसका आविष्कार दोस्तों 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और यह जो है नाइट्रोग्लिसरीन की किसी अक्रिय पदार्थ जैसे कि लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके दोस्तों बनाया जाता है। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा उपस्थित होती है और इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है दोस्तों। आधुनिक डायनामाइट में यानी कि आधुनिक जो डायनामाइट है इसमें दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिक डायनामाइट में किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि सोडियम नाइट्रेट का। अब है दोस्तों ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जिसको TNT भी कहते हैं। तो दोस्तों यह जो है टॉलुइन यानी C6H5CH3 के साथ सांद्र H2SO4 एवं सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है और इसकी विस्फोटक गति 6900 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको TNP कहते हैं और इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो दोस्तों ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों। और यह जो है फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से बनता है। नेक्स्ट दोस्तों ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको TNG कहते हैं। यह दोस्तों एक रंगहीन तेलीय द्रव है। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है क्या है? तो एक रंगहीन तेलीय द्रव है। इसे नोबेल का तेल भी कहते हैं। तो दोस्तों ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को क्या कहते हैं? तो इसे नोबेल का तेल कहते हैं और यह डायनामाइट बनाने के काम आता है। यह जो है दोस्तों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। अब है दोस्तों RDX। अगर हम बात करें RDX का, तो RDX का जो पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। इसका रासायनिक नाम दोस्तों, रासायनिक जो नाम है साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है दोस्तों। इसे प्लास्टिक विस्फोट कहते हैं। तो RDX को क्या कहते हैं? प्लास्टिक विस्फोटक कहते हैं। और इस विस्फोटक को USA में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन एवं इटली में दोस्तों T4 के नाम से जाना जाता है। RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण का दोस्तों मिलाया जाता है। RDX विस्फोटक की ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति जो है केजी होती है। और इसका जो खोज है दोस्तों 1899 ईस्वी में जर्मन के हैंग्स हैनिंग ने शुद्ध सफेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था और इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे अस्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित किए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। बारूद की अगर हम बात करें दोस्तों, जिसको इंग्लिश में गन पाउडर कहते हैं, तो दोस्तों बारूद के जो खोज है रोजर बैकन ने किया था। तो बारूद का खोज किसने किया था? रोजर बैकन ने किया था। इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एवं चारकोल का उपयोग किया जाता है और इसका जो प्रथम अभिलेखित प्रयोग 1346 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था। अब है दोस्तों साबुन। अगर हम बात करें साबुन सॉप की, तो सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे कि एस्टीरिन, पाल्मिटिक अथवा ऑलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो दोस्तों साबुनीकरण किसे कहते हैं? तो साबुनीकरण जो है साबुन बनाने की क्रिया को कहते हैं। वे साबुन जो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण यानी कास्टिक सोडा होते हैं, कड़े साबुन कहलाते हैं और इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। तो दोस्तों कड़े जो साबुन होते हैं इसका प्रयोग किस में करते हैं? तो कपड़ा धोने में किया जाता है। वे साबुन जो उच्च बसीय अम्लों के पोटेशियम लवण यानी कि कास्टिक पोटास होते हैं वे मुलायम साबुन होते हैं और इसका प्रयोग स्नान करने वाले साबुन के रूप में किया जाता है।
अब है नेक्स्ट दोस्तों डिटर्जेंट। अगर हम बात करें डिटर्जेंट का, तो दोस्तों इसमें लंबी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन होता है एवं श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह, परंतु ये साबुन से इस मामले में उत्तम है दोस्तों। और Ca+2 Mg+2 और Fe+3 आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। और इसका जो दोस्तों उदाहरण है सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, फिर सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आदि। डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है दोस्तों। तो डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ जो पदार्थ है यह बहुत ही साफ धुलाई करता है और इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। तो दोस्तों माइक्रो सिस्टम धुलाई किसे कहते हैं? तो माइक्रो सिस्टम जो धुलाई है, डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है और इसको माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया मिसेल के निर्माण के द्वारा होती है। सीमेंट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? सीमेंट। अगर हम बात करें सीमेंट का, तो दोस्तों 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पिडिन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने उसे दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट कहा क्योंकि यह रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका यानी लाल मिट्टी या सैल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को ही दोस्तों सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम को एल्यूमिनेटों तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है। सीमेंट उत्पादन संयंत्र को चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और फिर जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटों और एल्यूमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण है। इसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेटों और एल्यूमिनियम सिलिकेटों के जल योजन के कारण होता है दोस्तों। सीमेंट के मुख्य घटक की अगर हम बात करें, तो सीमेंट के जो मुख्य घटक है CaO जो कि 50 से 60% होता है, SiO2 जो कि 20 से 25% हो जाएगा दोस्तों, Al2O3 जो 5 से 10%, फिर MgO जो कि 2 से 3%, फिर Fe2O3 1 से 2% और SO3 1 से 2% तक होता है। सीमेंट में 2 से 3% तक जिप्सम, सीमेंट में 2 से 3% तक दोस्तों जिप्सम मिलाने का जो उद्देश्य है सीमेंट को प्रारंभिक जमाव को धीमा करना, यानी कि सीमेंट की जो प्रारंभिक जमाव है उसको धीमा करने के लिए जिप्सम मिलाते हैं। सीमेंट के धीमा जमाव से उसका अत्यधिक दृढ़ीकरण यानी कि उसमें कठोरता आ जाता है। और जिप्सम का जो सूत्र हो जाएगा दोस्तों CaSO4 एक अच्छी गुणवत्ता वाली सीमेंट में सिलिका यानी SiO2 एवं एल्यूमिना Al2O3 का अनुपात 2.5 से 4 की मध्य होनी चाहिए। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक दोस्तों डाइकैल्शियम सिलिकेट यानी Ca2SiO4 जो कि 26%, फिर ट्राइकैल्शियम सिलिकेट जो कि दोस्तों Ca3SiO5 51% तथा ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जो कि Ca3Al2O6 11% होता है। अब है दोस्तों उर्वरक। अगर हम बात करें उर्वरक का, तो मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो कि मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उसको दोस्तों उर्वरक यानी फर्टिलाइजर कहते हैं। उर्वरक कई प्रकार के होते हैं, जैसे दोस्तों नाइट्रोजन के उर्वरक। तो नाइट्रोजन के उर्वरक जो है, इन उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, जैसे कि यूरिया का दोस्तों जो सूत्र हो जाएगा H2NCONH2। तो H2NCONH2 क्या यूरिया का सूत्र हो जाएगा। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना? 46% हो जाएगा। अब है दोस्तों अमोनिया सल्फेट जिसका सूत्र हो जाएगा NH4 इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है दोस्तों, और अमोनिया की मात्रा लगभग 25% इसमें होती है। यह आलू के लिए अच्छा उर्वरक माना जाता है दोस्तों। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग
चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता। तो अमोनिया सल्फेट का प्रयोग जो है चूना रहित जो है भूमि में नहीं किया जाता। अब है नेक्स्ट है कि कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम जो नाइट्रेट है दोस्तों, यह नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। बाजार में नॉर्वेजिनियन साल्ट पीटर के नाम से यह जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कैल्शियम साइनामाइड। अगर हम बात करें दोस्तों कैल्शियम साइनामाइड का, इसका सूत्र है CaCN2। तो दोस्तों इसका प्रयोग जो है बुआई करने से पहले किया जाता है। कार्बन के साथ इसके मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलिम के नाम से बेचा जाता है। अब है दोस्तों पोटेशियम के उर्वरक। तो बात अगर हम करें पोटेशियम के उर्वरक का, तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट आदि पोटेशियम के कुछ प्रमुख उर्वरक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों फास्फोरस के उर्वरक। तो फास्फोरस के जो उर्वरक है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, फॉस्फेटी धातुमल और फास्फोरस के प्रमुख उर्वरक है। सुपर फॉस्फेट को हड्डियों को पीस कर बनाया जाता है और इसमें 16 से 20% तक P2O5 रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों कृत्रिम मधुरक। प्राकृतिक मधुरक जैसे कि सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी बढ़ाते हैं, इसलिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं दोस्तों। आर्थोसल्फोबेंजीमाइड जिसे दोस्तों सैकरीन भी कहते हैं, प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक। तो दोस्तों प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक कौन सा है, तो यह हो जाएगा सैकरीन, जिसको कि आर्थोसल्फोबेंजीमाइड कहते हैं। इसका खोज दोस्तों 1879 ईस्वी में हुई थी। यह सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठी होती है और यह शरीर से अपरिवर्तित रूप से ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है। यह सेवन के पश्चात पूर्णतः अक्रिय और हानिकारक प्रतीत होती है, जिसे कैलोरी अहानिकारक जो है प्रतीत होती है। यानी कि इसका सेवन जो है दोस्तों पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक, यानी कोई हानि नहीं होता है। और इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों और उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है अत्यधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाजार में बिकने वाले कुछ प्रमुख जो है कृत्रिम मधुरक है दोस्तों, इसका नाम है एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रालोज और फिर एलिटेम। एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से दोस्तों उपयोग में आने वाली कृत्रिम जो है मधुरक है। यह सुक्रोज के मुकाबला 100 गुना अधिक मीठा भी होता है। यह एस्पार्टिक अम्ल तथा फेनिल एलानिन से बने डाइपेप्टाइड की मैथिल एस्टर है और इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक ही सीमित है, क्योंकि खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। अब है दोस्तों एलिटेम। तो एलिटेम जो है अधिक प्रबल मधुरक। तो एलिटेम क्या है, तो एलिटेम जो है अधिक प्रबल मधुरक है, यद्यपि यह एस्पार्टेम से अधिक अस्थायी होता है दोस्तों, परंतु इसका प्रयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है और इसका रूप रंग और स्वाद शर्करा जैसा होता है। यह खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है और कैलोरी नहीं देता। अब है दोस्तों कांच। अगर हम बात करें कांच का, तो साधारण जो कांच है सिलिका यानी SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और दोस्तों कैल्शियम सल्फेट का ठोस विलयन यानी कि मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में दोस्तों रेत, सोडा और क्वार्टज का प्रयोग होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिस्थित द्रव। तो दोस्तों कांच जो है क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिस्थित द्रव है, इसलिए दोस्तों कांच को क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, यानी कांच की जो है क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और न ही इसका कोई निश्चित गलनांक होता है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र भी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कांच मिश्रण है, यौगिक नहीं। तो कांच एक मिश्रण है, कांच यौगिक नहीं है। साधारण कांच का औसत जो संघटन Na2SiO2 CaSiO3 4SiO2 होता है। रेशेदार जो है कांच का प्रयोग दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, रेशेदार कांच का। कांच का
अनिलीकरण। तो कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार के भट्ठियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं और इस क्रिया को ही दोस्तों कांच का अनिलीकरण कहते हैं। कांच का कठोर बनाने के लिए यानी कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कांच का रंग की हम बात करें दोस्तों, तो कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक यानी रंगीन मिलाए जाते हैं। धात्विक यौगिक का चुनाव वांछित रंग पर दोस्तों निर्भर करता है। कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए फ्लो फ्लोरीन का प्रयोग करते हैं। तो कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फ्लोरीन का प्रयोग करते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है दोस्तों। और कांच में क्यूलेट मिला देने पर गलने में सुविधा होती है। तो कांच में कौन चीज मिला देते हैं, क्या मिलाते हैं कांच में जिससे कि गलने में सुविधा होती है? तो क्यूलेट मिला देते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति के कारण यह जो है दोस्तों धूप में क्या होता है? स्वतः काला हो जाता है। कुछ मिश्रित पदार्थ है और उसमें कांच का रंग है, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड। तो दोस्तों कोबाल्ट जो ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड यह कांच को क्या करता है? गहरा नीला कर देता है। फिर सोडियम क्रोमेट जो है या फेरस ऑक्साइड यह कांच को हरा कर देता है। सिलेनियम ऑक्साइड जो है यह दोस्तों नारंगी कर देता है कांच को। और फिर फेरिक ऑक्साइड यह कांच को भूरा कर देता है। फेरिक ऑक्साइड कांच को भूरा। गोल्ड क्लोराइड जो है रूबी लाल कर देता है। और कैडमियम जो है सल्फेट दोस्तों या यूरेनियम ऑक्साइड यह कांच को पीला कर देता है। क्यूप्रिक लवक जो है दोस्तों, क्यूप्रिक लवक यह पिकॉक नीला कर देता है। और फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल कर देता है कांच को। और क्यूप्रस ऑक्साइड दोस्तों ये चटक लाल रंग कर देता है। कुछ दोस्तों कांच के प्रकार, संगठन एवं उपयोग इसका दिया हुआ, जैसे कि दोस्तों फ्लिंट कांच। तो फ्लिंट कांच जो है इसका जो संगठक है दोस्तों पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड एवं सिलिका है। और इसका उपयोग जो दोस्तों कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच का जो संगठक है दोस्तों ये है पायरेक्स पायरेक्स कांच का संगठन हो जाएगा सोडियम सिलिकेट और फिर बेरियम सिलिकेट। और इसका दोस्तों प्रयोगशाला में उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सोडा कांच। तो दोस्तों सोडा जो कांच है इसका संगठन हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और फिर कैल्शियम कार्बोनेट और फिर सिलिका। और इसका जो प्रयोग है दोस्तों ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण और फिर दैनिक प्रयोग के बर्तन में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्रूक्स कांच। तो क्रूक्स कांच सीरियम ऑक्साइड इसका संगठन हो जाएगा और फिर सिलिका। धूप, चश्मों के लेंस या पराबैंगनी किरणों से होने वाली हानि से बचा देता है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों पोटाश कांच, जो कि पोटेशियम कार्बोनेट और फिर कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका इसका संगठन हो जाएगा। और अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन और प्रायोगिक उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाशीय कांच। तो प्रकाशीय जो कांच है इसका जो संगठन है पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका है। और इसका उपयोग दोस्तों चश्मा, सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप तथा प्रिज्म बनाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्राउन कांच। तो दोस्तों क्राउन कांच जो है इसका प्रयोग पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड व सिलिका है। और चश्मे के लेंस बनाने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 14वां जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को अवश्य शेयर करें। थैंक यू।